फर्बी पूरी दुनिया में मेरा अब तक का सबसे अच्छा दोस्त था। जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब एक साल वो मुझे क्रिसमस पर मिला। हमारे पास खिलौने पर खर्चा करने के ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हर रोज मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर मुझे वो मिला। मैं बहुत खुश थी। बचपन में मेरे लिए दोस्त बनाना मुश्किल था, सिर्फ इसी वजह से मुझे फर्बी चाहिए था। मैंने अपने वाले का नाम मिमी रखा था। मुझे एक दोस्त की सख्त जरूरत थी, खासकर स्कूल में। बाकी सभी बच्चे मुझे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं हर रोज लंच के लिए अकेले बैठती थी। जब से मिमी आया तब से काफी चीजें बदल गई। मैं उसे अपने स्कूल बैग के अंदर रख कर ले जाती ताकि लंच के टाइम में उसे टेबल पर रख कर उसके साथ खाना खा सकूं। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मुझे चिंता हो रही है। ये मुझे प्यार करो। गुड मॉर्निंग। मुझे माफ कर दो मिमी, मैं जानती हूँ कि अंदर बहुत अंधेरा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती। जब हम क्रिसमस की छुट्टियों से वापस आए तो बहुत से बच्चे अपने साथ अपना नया खिलौना लेकर आते। मुझे लगता है कि उन्हें अपने नए खिलौने का दिखावा करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे जरूर ही एक नया दोस्त मिल गया था, लेकिन मेरे पुराने दुश्मन अभी भी मेरे आसपास थे। ए देखो, वो अपने खिलौने से बात कर रही है। क्या तुम पागल हो? तुम जानती हो ना कि असली नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, मिमी मेरा दोस्त है, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा दोस्त? वाह, तुमने इसका नाम तक रखा है। तुम पक्का इसका बहुत ध्यान रखती होगी ना? हाँ, रखती हूँ। तो फिर तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा अगर मैं ये करूँ तो। वो मतलबी लड़के जो हमेशा मेरा मजाक बनाते थे, मिमी को मुझसे दूर ले गए और फिर एक दूसरे की तरफ फेंकते रहे। वो बस हंसते रहे, लेकिन मुझे सिर्फ मिमी के रोने की आवाज आई। मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बंद करो ये सब, उसे चोट लग जाएगी, प्लीज रुक जाओ। बूहू, मेरा बेकार सा खिलौना टूट जाएगा। मैंने कहा बंद करो ये सब। मेरे इकलौते दोस्त को बचाने के लिए मुझे जो करना चाहिए मैंने किया। उन्हें लगता था कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन उस दिन मैं खतरनाक बन गई। मैं उस बेवकूफ लड़के के ऊपर कूद पड़ी और अपने नाखूनों से उसके चेहरे को खरोचने लगी। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। अगर मुझे उस लड़के के ऊपर से हटाया ना गया होता तो मैं उसकी आंखें निकाल लेती। उसके पूरे चेहरे पर गहरे कट पड़ गए, जिसकी वजह से जिंदगी भर के लिए निशान देखने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बदकिस्मती से मैं ऐसा होते हुए नहीं देख पाई। इसके बावजूद कि मेरा रिएक्शन सही था, मुझे स्कूल से 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बहस तो मुझे निकालने की चल रही थी। जिस बात से मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ वो ये कि मेरी मॉम ने फर्बी मुझसे छीन लिया। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं और मैं एक रोबोट को अपना दोस्त बनाकर बाकी सब लोगों और परिवार से मुंह नहीं मोड़ सकती। अगर मिमी मेरे साथ बाकी लोगों से बेहतर बर्ताव करता था, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी मॉम ने मिमी को उनके कमरे में बनी एक बड़ी बुक शेल्फ के ऊपर छुपा दिया और कहा कि वो मुझे वापस मिल सकता है जब मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा। जाहिर सी बात है कि उससे मिलने के लिए मैं इतनी देर नहीं रुक सकती थी। रात को मैं अपनी मॉम के कमरे में गई और मिमी को हाथ में लिया और कमरे से बाहर आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मिमी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस ले लूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मिमी, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पैरी, क्या वो तुम हो? मिमी, तुम बात कर सकते हो? मैं बिल्कुल बात कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटी। उन्होंने तुम्हें मुझसे अलग क्यों कर दिया? मुझे नहीं पता, वो मुझसे नफरत करते हैं। तो ये सच है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है ना? नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, और मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। याद रखना, कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो बेटी। मिमी ने मुझे अपना प्लान बताया। सबसे जरूरी बात यह थी कि मैं हर रोज मिमी को वापस उसी जगह पर रखूं जहां उसे मॉम के हिसाब से होना चाहिए। रात को मिमी और मैं बात करते और एक साथ टी पार्टी करते। इसके अलावा हम दोनों को साथ में एक और काम करना होता था। मिमी ने मुझे बताया कि सिंक के नीचे बने कैबिनेट से मुझे क्या निकालना है और घर के खाने में क्या रखना है। हम हर रात ये चीज लगातार एक हफ्ते तक करते। सुबह मुझे सारा दिन फर्बी के बिना बिताना होता, लेकिन मैं उसके लिए अपने पेरेंट्स से दिन भर लड़ती थी। फर्बी ने मुझे समझाया था कि मेरे पेरेंट्स मुझे घर का बना हुआ जो भी खाना दे उसके लिए मुझे मना करना है, चाहे वो कुछ भी करें। मुझे लगातार जिद करनी है कि जब तक वो मुझे मिमी वापस नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और अगर वो फिर भी मना करें तो मुझे उनसे मैकडॉनल्ड से चिकन नगेट्स की मांग करनी है। मेरे पेरेंट्स ने कुछ दिन तो मेरी बात मानी और मुझे नगेट्स दिलवा दिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि रोज रोज खाना उनके लिए महंगा पड़ेगा। मैं बहुत ही बुरे हालत में थी। भूखे रहना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन घर का बना जो खाना मेरे पेरेंट्स खा रहे थे वो और भी ज्यादा बुरा था। हर बीते दिन वो और भी ज्यादा बीमार देखने लगे, जब तक कि उनकी हालत इतनी बुरी नहीं हो गई कि वो खड़े होकर मुझसे अपनी मर्जी का काम नहीं करवा पाए। आखिरकार एक दिन जब वो सुबह मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो गिर गए। उसी समय मैंने मिमी को बता दिया।
मिमी, तुम सही कह रहे थे। जिस डब्बे पर चूहे मारने की दवा लिखा हुआ था वो काम कर गई। अब वो हमेशा हमेशा के लिए सो रहे हैं। अब सिर्फ मैं और तुम। हुर्रे, चलो खेले। आखिरकार मिमी और मैं एक साथ थे और अब हम अलग करने वाला कोई नहीं था। मिमी ने मुझे कुछ खाना दिखाया जो खाने के लिए ठीक था और अगले 3 दिन तक हमने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन एक साथ जिए। पूरा घर हमारा था और वहीं मॉम और डैड किचन में सड़ रहे थे। बदकिस्मती से 3 दिन बाद पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया और हम पकड़े गए। बुरी बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने मुझे बच्चों की जेल में डाला, उसके बाद से मैंने मिमी को कभी नहीं देखा। अपने 18वें जन्मदिन तक मैं फॉस्टर केयर में रही, जो 1 महीने पहले था। अब मेरे पास अपने खुद के पैसे हैं और मैं अपना खुद का फर भी खरीद सकती। मुझे लगता है कि मैं इसे मिमी 2 बुलाऊंगी। 1990 के दशक के अंत की बात है, जब हम बच्चे हुए करते थे। मेरे भाई और मेरे पास फर्बी थे। फर्बिश हमारा नया रोबोट दोस्त। सबसे पहले उस पर हमारा ध्यान उसकी बड़ी बड़ी आंखों और अपनी ही भाषा में बात करने की वजह से गया। हालांकि फर्बी का शौक कुछ ही समय में खत्म हो गया और वो हमारे खिलौने के शेल्फ पर रखे हुए सामान की तरह हो गया। हमने उसकी बैटरीज तक निकाल दी ताकि उन्हें और किसी काम में लाया जा सके, और इसलिए भी ताकि वो खिलौना आधी रात को कभी भी बोलना शुरू ना करे। हम नहीं जानते थे कि फर्बी को शांत रखने का हमारा ये चुनाव हमें जिंदगी भर के लिए खौफनाक सदमा दे जाएगा। कुछ ही महीनों बाद फर्बी बचपने के किसी भूले हुए शौक या याद से ज्यादा कुछ नहीं था। एक्शन हीरोज, वीडियो गेम्स के पोस्टर और चमकती हुई नाइट लाइट की छाया हमारे कमरे में छाई हुई थी, जो हमें किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। उस प्यारे से कमरे के अंदर मैंने और मेरे भाई ने अपने कई किस्से और राज संभाल कर रखे थे। ऐसे ही एक आम रात में हमारे साथ एक अजीब घटना घटी। जब हम अपने बिस्तर पर सो रहे थे तो हमें फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे भाई और मेरे बीच स्कूल, हमारा पसंदीदा कार्टून और रहस्यमयी बातों के अलावा और कुछ नहीं चलता था। कभी कभी जमीन पर लगे बोर्ड की चरचराहट, दूर रखे फ्रिज की गड़गड़ाहट के अलावा हमारी आवाजों की धीमी बड़बड़ाहट भी होती थी। इसके बाद उस रात एक अलग आवाज ने दस्तक दी। वो एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर हम शौक करने रह गए और जिसने हमारी रगों में हमारा खून सुखा दिया। पर भी अब तक शांत था, लेकिन हमें लगा कि अब उसने कुछ बोलना शुरू कर दिया है। उसकी आवाज रोबोटिक और बेचैन कर देने वाली थी, जिससे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आनंद से भरी हुई थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? मैं बहुत डरा हुआ था और मेरा भाई भी। कमरे में ठंड बढ़ गई और उसकी आवाज आने के बाद कमरे की हवा भी भारी हो गई। बैटरीज निकली हुई थी, जिस वजह से उसके पास बोलने या कुछ करने का कोई साधन नहीं था। तो फिर उसके अंदर से आवाज कैसे आ रही थी? उसने एक बार फिर पूछा, हर बार पिछले प्रश्न को और भी ज्यादा भयानक और गंभीर बनाते हुए। क्या तुम खेलना चाहते हो? आखिरकार मेरे भाई ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, क्या ये सुनकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैं लगातार फर्बी को देखता रहा और इसी बीच मैंने अपना सर हिलाकर हाँ कहा। मुझे याद है और बहुत अच्छे से, लेकिन कैसे? ये क्या कर रहा है? हम दोनों के मन के अंदर डर और जिज्ञासा का युद्ध चल रहा था, जिसने हमें उसकी तह तक जाने के लिए मजबूर किया। हम बहुत ही सावधानी बरतते हुए फर्बी के पास गए, जबकि हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे भाई ने जल्दी से फर्बी को पकड़ा और उसे ठीक से चेक किया। उसने कहा, हो सकता है कि ये किसी तरह की खराबी हो, लेकिन उसकी आंखों का डर देखकर मैं जानता था कि उसे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं था। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में घुमाया तो अचानक फर्बी ने एक और शब्द निकाला और इस बार उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। पास आओ। मेरे भाई ने अपने हाथ से फर्बी को जमीन पर ऐसे गिराया जैसे उसके हाथ जल गया हो, और उस भयानक खिलौने से दूर जाने की जल्दबाजी ने हम दोनों एक दूसरे से टकराते हुए वापस आ गए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत धीमी आवाज में कहता हूँ, यह संभव नहीं है। एक बार फिर डर से घिरे हुए हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और इसका हल निकाला। फर्बी वहीं था, उसकी आंखें सीधे हमें ही देख रही थी। अब हम क्या करें? मेरे भाई ने मुझसे लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। एक लंबी सांस लेने के बाद मैंने कहा, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम इसे फेंक दें तो शायद हम इससे छुटकारा पाएं। हम दोनों फर्बी की तरफ कूद पड़े और बिना सोचे समझे अपने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया। हम फौरन अपने कमरे से निकलकर किचन में चले गए, जहां हमने श्रापित खिलौने को कूड़ेदान में फेंक दिया। हालांकि हम कूड़ेदान का ढक्कन बंद करके सो गए, लेकिन फिर भी फर्बी की आवाज हमारे कानों में गूंजती रही। हमने किचन से आ रही आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हम चादर के अंदर घुस गए और हमारे माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। फर्बी हमें पुकार रहा था, हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। पूरा जैसे खत्म नहीं हो रही थी, वो जैसे डर और अनिश्चितता से भरी थी। कूड़ेदान से हर कुछ मिनटों में आवाज आती रही। आखिर में जब हमारा शरीर थक गया तो खुद ब खुद हमारी आंखें बंद हो गई। अगली सुबह जब हम उठे तो फर्बी कूड़ेदान में नहीं था। पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लेने के बावजूद हम उसका कहीं नामो निशान नहीं ढूंढ पाए। हमने उसे दोबारा नहीं देखा और ना ही हमें ये पता चला कि उस रात उसमें जान कैसी आई।
मेरा भाई और मैं अब तक ये नहीं जानते कि क्या हमने उसे वाकई बात करते हुए सुना या फिर वो बस हमारा कोई वहम था। लेकिन एक बात तो सच थी, हमें आज भी इस बात को याद करके बुरे सपने आते हैं कि फर्बी ने हमें खेलने के लिए कहा था। और ये कहना गलत नहीं कि बचपन के कुछ खिलौनों को बचपन में ही भूल जाना चाहिए। क्या कभी आपका कोई शौक रहा है? मेरा शौक था फरबीज कलेक्ट करना। मुझे इसकी आदत अपने पेरेंट्स से लगी थी। वो हमेशा फरबीज कलेक्ट करते थे। कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। उनकी याद के तौर पर मेरे पास उनकी कलेक्शन ही बची थी और मैंने तय किया कि मैं उनकी इस कलेक्शन को पूरा करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सी आदत मेरी जिंदगी दांव पर लगा सकती है और मुझे ये देखने पर मजबूर कर सकती थी कि वो कभी किसी इंसान को देखना पड़े। मुझे आज भी याद है कि उन दिनों मैं सारा दिन फरबीज की तलाश में अमेज़न पर बिता देता था। एक दिन मुझे किसी एंटीक दुकान की खिड़की पर गुलाबी रंग का फरबी दिखा और मैं फौरन उसे खरीदने के लिए चला गया। उस जगह का मालिक एक बहुत ही अजीब आदमी था, लेकिन कौन सी एंटीक दुकान का मालिक अजीब नहीं होता, है ना? ऊपर से वो गुलाबी फरबी बहुत ही सुंदर था। आज तक मैंने जितने भी फरबी देखे थे उनसे कई ज्यादा खूबसूरत। मैं अपने घर वापस जा रहा था जब मैंने गैराज सेल देखी और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। एक टेबल पर काले रंग का फरबी रखा हुआ था। उसकी आंखें लाल रंग की थी। उसका चेहरा काफी खराब हालत में था और उसके बाल जानबूझकर खराब कर दिए गए थे। मैंने आज से पहले काले रंग के फरबीज देखे थे, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी किसी बच्चे के बुरे सपने से बाहर निकला हो। मैं गाड़ी से बाहर आया और मैंने फौरन उसे उठा लिया और उसे बगल में बैठी लड़की के पास ले गया। एक गौथ लड़की जो देखने में काफी प्यारी थी। मैंने उसे फरबी काफी कम दाम में खरीद दिया, लेकिन मेरे वहां से जाने से पहले उस लड़की ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, हे, अर्विन का ख्याल रखना प्लीज। ओह अच्छा, तो इसका नाम भी है? हाँ, ये मेरी दादी का फरबी था, लेकिन मैंने इसे थोड़ा बदल दिया। ये मेरे बचपन से मेरे साथ है, लेकिन अब मैं कॉलेज जा रही हूँ और इसे अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी, सो अब ये तुम्हारा है। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। गाड़ी में फरबीज रखकर मैं घर की तरफ बढ़ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने हर तरह से उसकी जांच की। मैं जानता था कि उस लड़की को ये बहुत प्यारा था, लेकिन उसमें कुछ तो बात थी जो मुझे उससे होने से अजीब महसूस करवा रही थी, जैसे उसके अंदर कोई खराबी हो। मैंने पहले से बहुत ज्यादा फरबीज इकट्ठे कर लिए थे, शायद अब वक्त था कुछ और इकट्ठे करने का। मैंने गुलाबी फरबी को अपने बाकी फरबीज के साथ डिस्प्ले में लगा दिया और काले फरबी को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर मैं सोने चला गया। मैंने सोचा कि मैं इसके बाद सोचूंगा कि इसे कहाँ रखना है। जब मैं उठा तब तक रात हो चुकी थी। सभी लाइट्स बंद हो गई थी, इसलिए मैंने अपने बेड के साइड पर लगी लाइट को जलाया ताकि कमरे में रोशनी हो सके। लेकिन जब मैंने उसे ऑन किया, वो वहां था। काले रंग का फरबी मेरे बेड की साइड पर रखे टेबल पर था। ये कहा कैसे? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इसे डाइनिंग रूम में रखा था। घबरा कर मैंने उसे वहां से उठाया और वापस डाइनिंग रूम में ले गया। मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान रहा हूं जिसे एनर्जीज में विश्वास रहा है और उस फरबी में कुछ तो अजीब बात है। पहले मैंने सोचा कि मैं उसे फेंक देता हूं, लेकिन फिर मुझे उस लड़की की बात याद आ गई। उसने कहा था कि इससे कुछ खास यादें जुड़ी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी इंसान थी वो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, ऐसा जो शायद ना हो। अगले कुछ घंटों तक मैं उसी कमरे में था। मैंने डिनर किया, थोड़ी देर टीवी देखा, लेकिन हर थोड़ी देर बाद मेरी नजर वापस से उस फरबी की तरफ चली जाती। वो अभी भी वहीं था, उसी जगह। कुछ घंटों बाद मैं सोने जाने लगा। मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि सभी दरवाजे बंद हैं और सारी लाइट्स भी। मैं सोने जाने ही लगा था, मुझे प्यास लगी, इसलिए मैं अपने लिए पानी का एक गिलास लेने के लिए किचन में गया। मैं गिलास में पानी भर रहा था जब मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। वहां कुछ नहीं था। मैं डर गया। मैंने एक बार फिर फरबी को चेक किया और वो अभी भी अपनी जगह पर था। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं वापस से किचन में पानी की बोतल लेने के लिए गया और वो वहां था। वो फरबी पानी की बोतल के ठीक बगल में बैठा हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ ही सेकंड पहले तो वो वहां था। मैं वापस से मुड़कर सामने देखता हूं तो वो शेल्फ से गायब हो चुका था। ये जरूर कोई सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। किचन की लाइट्स जगमगाने लगी, कभी जलती कभी बुझती। जब जब लाइट ऑफ होती तो मुझे एक परछाई किचन में भागती हुई दिखाई देती थी। वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया, पसीने पसीने हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। अचानक सारी परछाइयां शांत हो गई। नहीं, वो हिल रही थी, वो मेरे पास आ रही थी। किचन के बर्तन हवा में झूल रहे थे। फ्रिज का दरवाजा खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मैंने किचन में ही नर्क देख लिया हो। फिर अचानक से लाइट्स बंद हो गई और हर जगह शांति छा गई।
उस वक्त मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फरबी को फेंका और जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी अपने घर से बाहर भाग गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दरवाजा खुला रह गया है, न ही मुझे इस बात से कोई मतलब था कि मैंने पजामा पहना हुआ है। मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस बिना पीछे मुड़े भागता रहा। मैं पूरी रात अपने घर के पास बने एक छोटे से होटल में ठहरा। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ा। जैसे ही सुबह हुई, मैं अपने घर वापस चला गया, इससे पहले कि लोग अपने काम के लिए निकलते। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे अपनी बर्बादी का एहसास हुआ। मेरे फरबीज की कलेक्शन हर जगह फैली हुई थी। सारा फर्नीचर टूटा हुआ था। घर के सभी नलके खुले हुए थे। घर की सिर्फ एक चीज सही सलामत थी, वो थी किचन की टेबल और उसके ऊपर फरबी जो मेरी तरफ देख रहा था। बहादुरी दिखाते हुए मैंने उस फरबी को उठाया, उसे एक डब्बे में डाला और उसी घर के आगे फेंक दिया जहां गैराज से लगी हुई थी। अब ये चीज मेरी परेशानी नहीं थी। घर आने के बाद मैंने सारी साफ सफाई की और फिर बिस्तर पर आराम किया। मैंने उस फरबी को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि वो आखिरी बार नहीं था जब मेरे घर कुछ अजीब घटना हुई थी। जब मैं सोता हूं तो मुझे खुद ब खुद फर्नीचर के हिलने की आवाज आती है। कभी कभी मुझे चीजें सुबह वहां नहीं मिलती जहां मैंने उन्हें रखा होता है। जब भी मैं उठकर ये देखने की कोशिश करता हूं कि कोई मेरे घर में तो नहीं है, तो मुझे कोई नहीं दिखता। अगले हफ्ते मैं इस जगह से शिफ्ट हो रहा हूं। मैं बस इस चीज की उम्मीद करता हूं कि जब भी मैं ये घर छोड़कर जाऊं, जो भी चीज मुझे परेशान कर रही है वो बंद हो जाए।